अच्छा, ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए एनिमल मैनेजमेंट में आज जो हम मिल्क एंड मेथड्स ऑफ मिल्किंग पढ़ेंगे। ये हमारा 24th चैप्टर है, 24वां। मिल्क क्या होता है, उसका क्या कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, और मिल्किंग यानी कि दूध निकालने के क्या क्या जो है वो तरीके हैं, कैसे निकालना चाहिए, अच्छा तरीका कौन सा है, ये हम इस चैप्टर में अध्याय में पढ़ेंगे। पशुधन को पालने के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु गाय, भैंस व बकरी को पालने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उनसे दुग्ध प्राप्त करना ही होता है। दुग्ध व सामान्य, स्वच्छ व संपूर्ण स्राव है। अब दुग्ध की परिभाषा, जो स्वस्थ स्तनधारी मादा की स्तन ग्रंथियों मेमोरी ग्लैंड से दुग्ध काल यानी लैक्टेशन पीरियड के दौरान प्राप्त होता है। इसमें बयाने यानी कि काविंग के पहले 15 दिन व बाद के 5-7 दिनों के स्राव को शामिल नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। काविंग के पहले 15 दिन और बाद के 5 से 7 दिन, इनको उसमें शामिल जो है वो नहीं किया जाता है। तो वो दुग्ध होता है, क्यों? पहले तो कोलेस्ट्रम है, फिर उसको 10-12 दिन लग जाते हैं प्रॉपर उसमें वास्तविकता में आने में, क्योंकि उसकी खुराक नहीं चलती। 10-15 दिन के अंदर पूरी खुराक वो जो है फीमेल लेती है और फिर उसके बाद में वो प्रोडक्शन पूरा करती है। तो ये इसलिए इसने कहा है पहले 15 दिन और लास्ट के 5-7 दिन छोड़ कर। दूध का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज लवण उच्च स्तर के, अत्यधिक पौष्टिक व उचित मात्रा में होने के कारण दूध को अंडरलाइन करना एक आदर्श खाद्य यानी आइडियल फूड कहते हैं। सबसे बेस्ट जो फूड है, आइडियल फूड है, जिसमें सब कुछ है सिवाय कुछ विटामिन को छोड़ करके। वैसे तो विटामिन सी भी बहुत बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा है, शायद होता जरूर है विटामिन सी। चलो देखेंगे, शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, लेकिन होता है, ऐसा कुछ लिखा कहीं पढ़ा था मैंने। यह सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ है जिसे प्रत्येक श्रेणी, छोटा, जवान, बूढ़ा, शाकाहारी, मांसाहारी के व्यक्ति अपने स्वास्थ्य व शरीर की वृद्धि के लिए ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सुपाच्य होता है। इन सब के साथ ही दूध से अनेकों उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं, जिनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन में दूध कितना उपयोगी है। जैसे दही है, आवश्यक है, छाछ है, ये रोज़मर्रा में हमारे यहाँ काम आने वाली चीज़ें हैं। जिनके यहाँ ये होते हैं वो उनके शरीर तंदुरुस्त होते हैं। जिसके यहाँ दही है, छाछ है, घी है, पनीर है, बटर है, छेना, मावा आदि, आइसक्रीम, ये आइसक्रीम तो बना लो जब मर्जी, उसमें फ्रिज में जमा दो उसको, दूध को आइसक्रीम बन जाए, हल्का सा उसमें कोई फ्लेवर और मीठा डाल करके। दुग्ध व इसका संगठन, कंपोजिशन उसकी। अब बात ये आएगा इसके अंदर कि क्या जो है इसमें कंपोजिशन पाई जाती है। कंपोजिशन क्या क्या, कंपोजिशन क्या क्या होता है इसमें। तो दूध में मुख्य रूप से पानी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज लवण। लैक्टोज मीठा, तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जितना मीठा चाहिए दूध के अंदर, इतना प्रभु को पता था, परमात्मा ने उतना उसमें डाल दिया हुआ ऑलरेडी। हम ये ऊपर से ये जो डालते हैं, खांड वगैरह डाल के पीते हैं, तो ये नुकसानदेह है। तो क्योंकि पता है बैलेंस्ड पहले ही ऑलरेडी प्रभु ने इसमें हमें दे रखा है बच्चे के लिए कि वो हल्का सा स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा तो पिएगा। तो उसके बाद में लैक्टोज, खनिज लवण तथा सूक्ष्म मात्रा में विटामिन, सूक्ष्म मात्रा मैंने बताया था ना, विटामिन, एंजाइम्स, वर्णक
कलर जिनमें फास्फोलिपिड्स व स्टीरॉयल्स पाए जाते हैं। स्टीरॉयल्स यहाँ इसको क्या कह रहे हैं, स्टीरॉयड तो देखेंगे इसको। दूध में पाए जाने वाले मुख्य तत्व निम्न है। तो पहला सबसे वाटर, यह दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तथा यह उस माध्यम का काम करता है जिसमें दूध के सारे तत्व घुले हुए रहते हैं। अभी कितने % होता है यहाँ कहीं, शायद ये प्रतिशत में आगे दे रखा है। यस 86.5 आगे दे रखा है, आगे हम देख लेंगे। 86.5 यानी कि 87 के करीब। तो बाकी क्या रह गया, 13% में बाकी सब कुछ आता है। उसमें जो है हमारे पास सॉलिड्स जो अलग कर लिए जाते हैं, तो इसमें तो ये सबसे ज़्यादा 86.5 अप्रॉक्सीमेट 87 हो गया। मिल्क प्रोटीन, दूध में कैजीन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। कैजीन के बगैर दूध होता ही नहीं है। बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, अल्फा लैक्टाएल्ब्यूमिन आदि प्रोटीन्स पाई जाती हैं। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन उच्च गुणों वाली प्रोटीन होती है, अर्थात ये सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्रदान कर देती हैं। मिल्क फैट, दूध में पाई जाने वाली वसा ज़्यादातर छोटी छोटी इकाइयों में स्मॉल ग्लोब्यूल्स के रूप में होती है जो आसानी से अवशोषित हो जाती है। रासायनिक रूप से मिल्क फैट फैटी ग्लिसराइड्स, फैटी ग्लिसराइडर्स होते हैं। ये आपने ग्लिसराइड्स पढ़े हैं फैट में, उधर आप हमने जो पढ़ाया पूरा इसको उसमें डाइजेशन जो है वो फिजियोलॉजी में, तो ये ग्लिसराइड्स आपने वहाँ पढ़े हैं पूरे के पूरे, फिजियोलॉजी हमने देखी। लैक्टोज या दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर जिसको कहते हैं, यह केवल दूध में पाई जाती है तथा ग्लूकोज व ग्लैक्टोज नाम की शर्कराओं से मिलकर बनी होती है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। अंत में प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है व अवशोषण को भी बढ़ाती है। तो ये प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है, जो तोड़ते हैं प्रोटीन। खनिज तत्व मिनरल्स, दूध में पाए जाने वाले सभी खनिज तत्व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। दूध कैल्शियम व फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करते हैं, हालांकि दूध में आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी है तो ही सबसे अच्छा कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन माना जाता है, एब्जॉर्ब होगा। और कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा दोनों की बैलेंस्ड है, 1:2 की रेशो में है, तो ये ज़्यादा सही रहता है। अगर इनकी मात्रा का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, परसेंटेज बिगड़ जाती है, तो वो भी नुकसानदायक है। विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु शरीर की स्वस्थता वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूध में विटामिन ए, डी, B1 व B2 अच्छी मात्रा में पाए जाते, जबकि विटामिन सी अनुपस्थित होता है। इन्होंने तो ये कहा है, तो मैंने कहीं पढ़ा जरूर था कि विटामिन सी बहुत ही अल्प मात्रा में इसमें होता है, लेकिन नहीं होता। तो इसको आप अंडरलाइन कर लें, विटामिन सही इसमें सी नहीं होता। दूध में पाए जाने वाले तत्वों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा आसानी से समझा। हमने इस बुक को मानना है जो इसमें लिखा हुआ है, और हमने जो आंसर देने हैं वो इस बुक के हिसाब से देने हैं। हमने दूसरी बुक के हिसाब से आंसर नहीं देने हैं। तो आपको यही मानना है कि सही अनुपस्थित होता है, लेकिन उस बुक में दिया हुआ था कि सबसे कम जो है वो यही होता है। दूध में पाए जाने वाले तत्वों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।
मिल्क के अंदर वाटर है, टोटल सॉलिड्स अभी मैंने बताया था आपको, टीएस टोटल सॉलिड होते हैं, और टोटल सॉलिड में फिर फैट को अलग निकाल दिया जाए तो फिर सॉलिड नॉट फैट, वो सॉलिड जिनमें फैट नहीं होती, फैट अलग होगी, तो वो सॉलिड जिनमें फैट नहीं है तो SNF सॉलिड नॉट फैट आ गया ये। तो फैट में हमारे पास ट्रू फैट्स में फैटी ग्लिसराइड्स, ये हमने पीछे भी आपको मैंने बताया कि फिजियोलॉजी में पढ़ लिए हैं। एसोसिएट सब्सटेंसेज में देखो फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है, कैरोटीन है, विटामिन A, D, E एंड K है। सॉलिड्स नॉट फैट में अब ये फैट नहीं है और सॉलिड रह गए हैं बाकी, उनमें देखिए लैक्टोज है, मिल्क शुगर, उसके बाद में हमारे पास मिनरल्स आते हैं जो फास्फेट, साइट्रेट, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सूक्ष्म मात्रा में कॉपर, और ये आयोडीन है या क्या दिया है, आई लिखा है या क्या लिखा है, शायद आई लिखा होगा, आयोडीन AETC, ये सूक्ष्म मात्रा में ये पाए जाते हैं। नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जिसमें नाइट्रोजन होती है वो उसमें, तो ये प्रोटीन तो हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है, तो प्रोटीन्स हैं, और फिर नॉन प्रोटीन्स भी ऐसे हैं जिनमें वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। तो प्रोटीन्स में कैजिन है, लैक्टा एल्ब्यूमिन है, लैक्टा ग्लोबुलिन है। नॉन प्रोटीन्स में प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स है। अदर्स जो है इसमें और भी है, जो वो है कंस्टिट्यूएंट्स, जिसमें विटामिन्स हैं, पिगमेंट्स हैं, डिजॉल्व गैसेज हैं, एंजाइम्स हैं और बैक्टीरिया है, तो ये अदर्स में आते हैं। तो ये एक नेट कंपोजिशन है इसकी मिल्क की। इस चार्ट को एज इट इज आपको याद करना चाहिए, लिखना अपने आप याद हो जाएगा। तो कई बार ये कंपोजिशन ऑफ मिल्क पूछ लिया जाता है 2.5 नंबर में या 5 नंबर में। विभिन्न पशुओं में दूध का संग्रह, कंपोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो आप देखें गाय के दूध के अंदर पानी जो है 86.5% और भैंस में 83.5%। तो देखिए 3.0 यानी कि 3% का जो है वो अंतर है। तो गाय में फैट 4.5% और भैंस के 7। बकरी में वाटर 86.5 सेम एज काऊ, लेकिन फैट 4.5। अब उसमें गाय में प्रोटीन है 3.4, भैंस में 3.8, बकरी में 3.5। लैक्टोज देखिए 4.9 है गाय में, भैंस में 5.2, इसलिए स्वादिष्ट है वो ज़्यादा। भैंस का दूध ज़्यादा थोड़ा मीठा होता है, लैक्टोज ज़्यादा होता है उसमें। मिनरल्स गाय में 0.70, भैंस में 0.80 एंड बकरी में 0.80, ये सेम। वाटर और मिनरल्स बकरी और गाय में सेम हैं, और जबकि फैट भी सेम है, प्रोटीन अप्रोक्सीमेट सेम है, लैक्टोज थोड़ा सा उससे कम है। तो अब आता है हमारे पास कोलेस्ट्रम, खीस। पार्श्वरिष्ठ के 50 स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले प्रथम स्राव को कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह पार्श्वरिष्ठ के पश्चात 3 से 5 दिन तक स्रावित होता है। यह दूध से बहुत भिन्न होता है। कोलेस्ट्रम में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन व मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा यह नवजात बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। अधिकांश पशुपालक इसे फेंक देते हैं, बच्चे को नहीं पिलाते, जो गलत है। ये कम मात्रा में धीरे धीरे देना चाहिए, वरना बच्चे के दस्त या अन्य डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमारे पास है मिल्किंग कैसे करेंगे, दूध का दोहन। दूध ये भी एक कला है, और
जो इसको अच्छी कला से जो है जानता है और कम समय में जो दूध, कहते हैं कि जो कम समय के अंदर गाय को फ्री कर देता है दूध दोहने में, वो सबसे बेस्ट जो है ग्वाला है। क्योंकि कई गाय जो हैं वो एक लिमिट समय तक ही रुकती हैं, जैसे जैसे समय ज़्यादा होता है तो उनमें चिड़चिड़ापन आता रहता है और वो दूध चढ़ा लेती हैं। तो जितनी, जैसे ही पावस आया, जितनी जल्दी आपने दूध निकाल लिया, वो बेस्ट तरीका है। उसमें गाय जो है दूध रख नहीं सकती। दुग्ध दोहन मिल्किंग है वह क्रिया है जिसके द्वारा अडर से दूध निकाला जाता है। मिल्किंग एक प्रकार की कला है जिसमें प्रतिभा, धैर्य व अनुभव की बहुत जरूरत पड़ती है तथा एक अनुभवी ग्वाला मिलकर बहुत ही कुशलता के साथ सीमित समय में अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। पर्पज ऑफ मिल्किंग, पशुओं की मिल्किंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं: शुद्ध व अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना, दूध नहीं निकालने पर पशु के दूध स्रावी तंत्र, मिल्क सेक्रेटरी सिस्टम को क्षति पहुंच सकती है, अतः मिल्किंग द्वारा पशु के अडर व टीट्स को क्षति से बचाना। दूध से अन्य डेयरी उत्पादनों का निर्माण कर वो आवश्यकता समाज की पूरी करना, पशु की उत्पादन क्षमता का पता लगाना जिससे उसकी तुलना अन्य पशुओं से की जा सके तथा यह अगली पीढ़ी को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होती है। कंपटीशन करवाते हैं ना, मेले लगवाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे यही होता है क्षमता। हर पशुपालक कहता है मेरे जानवर की दूध देने की क्षमता ज़्यादा है इसके जानवर से, तो कंपटीशन में बढ़ोतरी होती है, उससे लाभ होता है, दूध ज़्यादा उत्पादन होता है पशु को स्वस्थ रखने के लिए। दुग्ध दोहन की आवश्यकता है, मिल्किंग रिक्वायरमेंट्स। दुग्ध दोहन के लिए वह सही मायनों में स्वच्छ दूध दोहने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं आवश्यक होती हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन में सहायता करती हैं। तो पहला है स्वच्छ दुग्धशाला, जहां जानवर को रखा है, साफ व स्वस्थ पशु, स्वस्थ वातावरण, साफ व स्वस्थ ग्वाला, स्वच्छ ताज़ा पानी, कॉटन की रस्सी पशु को काबू में करने के लिए न्याणा लगाते हैं, साफ बाल्टी, शरीर साफ करने का ब्रश, बॉडी ब्रश, और इसके बाद में मिल्किंग पेल्स, साफ सुथरा कपड़ा, और मिल्क स्ट्रेनर, छलनी जिसको बोलते हो आप, स्ट्रिप कप जिसमें पहले हम चेक करेंगे कि इसमें कहीं मेस्टाइटिस तो नहीं है। तो एक स्ट्रिप कप आता है जिसमें 4 खाने बने होते हैं, चारों थनों का दूध उसमें अलग अलग थोड़ा एक आधी धार निकाल लेते हैं, 2 4 बूंदे, फिर उसमें और मैस्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को डाल करके चेक कर लेते हैं। 4 डालते हैं उसमें, एक के 4 टुकड़े कर लो या 4 डाल लो, कोई खास बात। उसमें थोड़ी देर वेट करते हैं कि किसी का कलर तो नहीं चेंज हुआ, अगर नहीं हुआ तो सारा दूध आप तुरंत जो है वो निकाल लेते हैं। इसके बाद दुग्ध संग्रहण के लिए स्वच्छ व ठंडी जगह, तो ये चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। अब अडर की संरचना, जबकि ये हमने फिजियोलॉजी में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दी है, पूरी आपने पढ़ भी ली है कि ये किस तरह से ये टीट कैनाल और टीट का पूरा वर्णन, एनाटॉमी में भी आपने पढ़ लिया है। तो ये 3 जगह आपको एक ही चीज़ पढ़ने को मिल रही है। तो इसमें देखें, अच्छा इसमें से ग्रहण करें जहाँ से अच्छी बात मिली हो, चाहे एनाटॉमी से मिली हो, चाहे फिजियोलॉजी से मिली हो, चाहे मैनेजमेंट से मिल जाए। तो दुग्ध दोहन की विस्तृत जानकारी से पहले यह महत्वपूर्ण व आवश्यक है कि हमें अडर की संरचना ज्ञान हो। तो ये आपने फिजियोलॉजी में भी मैंने आपको समझा दिया था अच्छी तरह से कि ये एल्वियोलाई, देखिए एल्वियोलाई मिलकर के ये जो इसमें लोब्यूल बनाती हैं, और कई लोब्यूल मिलकर के एक लोब बनाते हैं, और फिर लोब से जो है हमारे पास देखें हम डक्ट्स जो है वो निकल रही हैं और सहारा देता है इसको कनेक्टिव और स्पोर्टिव टिश्यूज, ये सहारे के लिए हैं। और फिर इनसे डक्ट्स जो है निकल रही हैं, तो वो एक अडर सिस्टर्न में जो खुल रही हैं, और ये जो अडर सिस्टर्न और ये सारी मिल करके टीट सिस्टर्न में खुल रही हैं।
और फिर आप देखिए टीट के ऊपर इसका मुंह है, जो स्पेक्टर मसल है उससे टाइट रहता है। जब आप ऊपर इसको दबाते हो वो तभी खुलते हैं, वरना ये नेचर के ऐसी जो है नेचर ने पावर दी है कि वो बंद रहते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं जाए। अडर लिगामेंट्स के कारण दाएं व बाएं हिस्सों में बंटा होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। उसमें फिजियोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से दायां और बायां आगे पीछे का सभी बता रखा है। दाएं बाएं हिस्सों में बटा होता है तथा पतली मेम्ब्रेन के कारण 4 क्वार्टर्स, ये सेम है वही, और 2 बकरी अन्य विभक्त होता है। इन भागों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, इससे पूरे अडर में संक्रमण फैलने की संभावना बहुत कम है। ये पूरा का पूरा एजिटीज है। प्रत्येक क्वार्टर्स जो है वो सेक्रेटरी व कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू सभी संरचनाओं को आधार प्रदान करता है। सेक्रेटरी टिश्यू बहुत सारी एल्वियोलाई से मिलकर बना होता है। प्रत्येक एल्वियोलस के अंदर मिल्क सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं जो दुग्ध निर्माण व स्रावित करती है। सेम है एज इट इज, उसमें एज इट इज। एल्वियोलस के बाहर मायोएपिथेलियम सेल पाए जाते हैं जिनके संकुचन से एल्वियोलस संकुचित होकर दुग्ध स्रावित मिल्क लेट डाउन करती है। कुछ एल्वियोलाई है उनकी डक्ट्स मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाती है, जिसे लोब्यूल ऊपर दे रखा है। लोब्यूल कहते हैं, बहुत सारे लोब्यूल कनेक्टिव टिश्यू मिलकर एक लोब बनाते हैं तथा बहुत सारे लोब मिलकर के अडर का निर्माण करते हैं। तो ये एक निर्माण क्रिया है। सारी डक्ट्स धीरे धीरे आपस में मिलकर अंत में गैलेक्टोफोर्स बनाती हैं जो अडर के ऊपर स्थित ग्लैंड सिस्टर्न या मिल्क सिस्टर्न में खुल जाती है। यह नीचे स्थित टीट सिस्टम से जुड़ा रहता है जो एक पतली सक्रिय लगभग 1/4 इंच से 1/2 इंच यानी आधा चौथा इंच से 1/4 1/2 इंच लंबी स्ट्रीक कैनाल से होकर के टीट मिएटस द्वारा, ये मुंह जो है इसका टीट के बाहर खुलता है। यह स्ट्रीक कैनाल मांसपेशियों के बने हुए स्फिंक्टर, अभी मैंने बताया, द्वारा घिरी रहती है जो दूध को बाहर आने मिल्किंग के समय के अलावा समकरण दूध मिट्टी आदि से प्रवेश करने से रोकता है। तो ये आज के लिए हमारा सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल्स ऑफ मिल्किंग जो है पढ़ेंगे और फिर मेथड ऑफ मिल्किंग हमारे पास है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।